हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में। क्या होती है तुलनात्मक राजनीति? बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपके या तो बीए में आता है या फिर अगर आप 4 साल वाली जो बीएड वाला कोर्स कर रहे हो उसके अंदर सेकेंड ईयर में आता है और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपको पता ही है, समझदार हो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये जो आप पार्ट देखते हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में या मानव के आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, ये तुलनात्मक राजनीति है ना, होती क्या है? क्या होती है तुलनात्मक राजनीति? ज़रूर आपके जहन में सवाल आया होगा कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। भाई तुलना करना तुलनात्मक राजनीति होती है, बेसिकली यही होती है ना। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो राजनीतिक स्तर पर जो तुलना की जाती है उसका अध्ययन करना, यानी कि हम राजनीति में दो देशों के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रमुख परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति की क्या क्या परिभाषाएं दी है। सबसे पहले आते हैं जेके रॉबर्ट्स, ठीक है। जेके रॉबर्ट्स हैं, ये कौन सी परिभाषा देते हैं? तो तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही गैर राज्यीय राजनीतिक कबीले हैं, समुदाय हैं, व्यक्तित्व संघों की राजनीति का भी क्या किया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। मतलब एक निश्चित नहीं है वो, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और सिर्फ राजनीति की ही नहीं, इसमें जो राजनीति से संबंधित जितने भी कबीले हैं, समुदाय हैं, उनका भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो जेके रॉबर्ट्स का। यानी कि अब हम दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है एडवर्ड ए फ्रीमैन। इन्होंने कौन सी परिभाषा दी थी? तो तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो राजनीति में नहीं है उनका भी हम अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत? तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है। नाम से आप ऐसे तुलनात्मक राजनीति के इसके अंदर तो राजनीति का अध्ययन किया जाता है, नहीं, इसमें राजनीति तो है ही है लेकिन राजनीति के साथ में गैर राजनीतिक भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि तो एक तो साइड में है हमारी तुलनात्मक राजनीति, यानी कि अगर हम तुलना में करें, एक तुलनात्मक राजनीति है और एक तो है तुलनात्मक शासन, ठीक है। आपके क्वेश्चन बनता है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो जो इसका क्षेत्र होता है ना वो बहुत ही व्यापक होता है, निश्चित नहीं होता है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि अगर हम तुलनात्मक शासन की बात करें तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। मतलब एक निश्चित एरिया में और निश्चित विषय को लेकर ही उनका शासन होता है। दूसरी तुलनात्मक राजनीति एक आधुनिक विषय है। तुलनात्मक राजनीति क्या है? एक आधुनिक अभी का विषय है, वर्तमान का विषय है। जबकि अगर हम तुलनात्मक शासन की बात करें तो ये एक परंपरागत विषय है, यानी पुराने समय से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। तुलनात्मक शासन, ज़्यादातर लोग तुलनात्मक राजनीति को अपनाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत है, आदर्श है और उनके व्यवहारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत, आदर्श और व्यवहारों का अध्ययन किस में होता है? राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति में। और शासन में क्या होता है? इसमें शासन की संरचनाओं का अध्ययन होता है, यानी कि जितनी भी, जैसे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे स्टेप वाइज किसका अध्ययन होता है? तुलनात्मक शासन का अध्ययन होता है। तुलनात्मक राजनीति इससे व्यापक है, विस्तृत है, ठीक है। तो ये आप दोनों में तुलना कर सकते हो कि क्या होती है तुलनात्मक राजनीति और क्या होती है तुलनात्मक शासन। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आगे हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। छोटा सा ये प्रकृति वाला है कि किसे कहते हैं प्रकृति, आपके आ जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर
स्थापित सरकारों तथा उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन है। यानी कि सरकार है ना, उनकी स्तर जितने भी है और उन स्तरों को प्रभावित करने वाले जितने भी व्यवहार हैं वो क्या है, आपके तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बस छोटा सा ये तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का विषय था, आगे और वीडियो है, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण यानी उपागम, दृष्टिकोण को हम उपागम भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर उपागम आ जाए तो क्या होगा, तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण या उपागम किसे कहते हैं, तो विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। यानी कि राजनीति में जितनी भी औपचारिक संस्थाएं हैं ना, उन पर बल दिया गया है। अभी आगे हम देखें तो हैरी एक्सटाइन के अनुसार यहाँ पर बहुत सारी उपागम बताए गए हैं। हैरी एक्सटाइन ने प्रमुख परंपरागत उपागम बताए हैं। पहला है ऐतिहासिक उपागम, ठीक है, ऐतिहासिक उपागम है। दूसरा क्या है, दूसरा है औपचारिक एवं कानूनी उपागम, ठीक है। पहला ऐतिहासिक, दूसरा औपचारिक और कानूनी, तीसरा है संरूपण उपागम। तीसरा कौन सा है, संरूपण उपागम है, ठीक है। चौथा है समस्यागत उपागम, ठीक है। और पांचवा कौन सा है, ये चार तो आपको इस सीक्वेंस से है और पांचवा जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। पांचवा है क्षेत्रीय उपागम और छठा कौन सा है, छठा है आपके संस्थागत कार्यात्मक उपागम। ये 6 उपागम है जो हैरी एक्सटाइन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण दिए गए थे। अब आपके सामने अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई संविधान क्या होता है, हमने क्या कहा था कि 2 देशों के बीच में तुलना करना, ठीक है, तो उनमें तुलनात्मक राजनीति में तो यही होता है, ठीक है। तो संविधानों का, राजनीति का अध्ययन करना। संविधान क्या है, संविधान में किन विषयों का समावेश किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर आप क्या लिखोगे कि संविधान आंग्ल भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हम इंग्लिश में संविधान को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे और बनावट के लिए किया गया था। यानी मानव शरीर का जो ये ढांचा है ना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया गया था। और अगर उसी के रूप में हम देखें तो इसी प्रकार जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य है कि राज्य के ढांचे तथा संगठन से, एक देखो हमारे शरीर का ढांचा होता है उसी प्रकार राज्य का भी एक ढांचा होता है। अब यहाँ पर प्रमुख परिभाषा क्या हो सकती है, तो संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है, किसी राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। आपको पता है कि संविधान लिखित भी हो सकता है और ब्रिटेन में ऐसा संविधान है जो अलिखित है, अमेरिका में, ठीक है, अलिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान है। तो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। और ये क्या है, नियमों का संग्रह। भाई नियम तय किए जाते हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।